हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम बात करेंगे इसराइल की। यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेटेड इंटरनेशनल एनजीओ है, उसने अक्यूज़ किया है इसराइल को अपार्थाइड का। रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई जिसने बताया कि इसराइल सिस्टमेटिकली अपार्थाइड प्रैक्टिस कर रहा है अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। तो इस वीडियो में हम समझेंगे अपार्थाइड क्या होता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या बोलती है, साथ में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे जेरूसलम जो सिटी है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपार्थाइड क्या होता है। अपार्थाइड की डेफिनेशन की बात की जाए तो रोमन स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट डिफाइन करता है अपार्थाइड को एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिजीम ऑफ सिस्टमेटिक ऑपरेशन एंड डोमिनेशन बाय वन रेशियल ग्रुप ओवर अदर रेशियल ग्रुप। तो बेसिकली अपार्थाइड में एक रेशियल ग्रुप दूसरे रेशियल ग्रुप को ऑपरेस करता है और डोमिनेट करता है, और ये पूरा प्रोसेस एक सिस्टम के तहत चलता है जहाँ पर रूल्स ऐसे बनाए जाते हैं, पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं जिससे एक रेशियल ग्रुप दूसरे रेशियल ग्रुप को लगातार ऑपरेस करता रहे और डोमिनेट करता रहे। इसका एग्जाम्पल हमने साउथ अफ्रीका में देखा था जहाँ पर ब्लैक्स और वाइट्स के बीच डिफ्रेंशिएशन था। वाइट रेस डोमिनेट कर रही थी ब्लैक्स को, जहाँ पर उनके घर भी अलग होते थे, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते थे। वहाँ पर उनके पास सिविल राइट्स नहीं थे, पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, उनके पास इकोनॉमिक फ्रीडम भी नहीं था, और भी डिफरेंट टाइप्स के रिस्ट्रिक्शंस थे उनके मूवमेंट पर, उनके फ्रीडम पर। इसी के खिलाफ ब्लैक्स ने वहाँ पर फाइट की, जहाँ पर हमने देखा नेल्सन मंडेला एक लीडर की तरह उभर कर सामने आते हैं और साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड के खिलाफ फाइट में लीड करते हैं। तो अपार्थाइड एक बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस है जिसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला है कि वर्ल्ड की कंट्रीज को साथ आना चाहिए और इजराइल को समझाना चाहिए ताकि वो पैलेस्टीनियंस के साथ अच्छा व्यवहार करे और उनके ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या क्या और चीज़ें हाईलाइट की हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में। यहाँ पर हम देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने बताया है कि पैलेस्टीनियंस के साथ इनह्यूमन एक्ट किए जा रहे हैं, उनको फोर्सफुली ट्रांसफ़र किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में, जहाँ पर उनको बंदी बनाकर रखा जाता है, उनके साथ टॉर्चर किया जाता है, पैलेस्टीनियंस के साथ अनलॉफुल किलिंग्स भी हो रही हैं और कई बार उनको सीरियस इंजरीज भी लगती हैं, उनके बेसिक राइट्स और फ्रीडम को डिनाई कर दिया गया है। यहाँ पर पैलेस्टीनियंस को कभी भी परसिक्यूट किया जा सकता है, उनको कभी भी जेल में डाला जा सकता है और उनके खिलाफ कोई भी केस बनाया जा सकता है। रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया है कि इजरायलीज पैलेस्टीनियंस को अपने से इन्फीरियर मानते हैं, वो पैलेस्टीनियंस को बिल्कुल भी इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इजराइल। यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की जनरल सेक्रेटरी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल की बहुत ही क्रूअल पॉलिसी है सेग्रीगेशन की, डिस्पोजिशन की एंड एक्सक्लूजन की, जो पूरी टेरिटरी में दिखती हैं जहाँ जहाँ इजराइल का कंट्रोल है, और ये पूरी पॉलिसीज अपार्थाइड रिजीम की तरह हैं जहाँ पर सिस्टमेटिकली पैलेस्टीनियंस की राइट को डिप्राइव किया जा रहा है और उनको ऑप्रेस और सप्रेस किया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काफ़ी चिंताजनक स्थिति बताई है यहाँ पर पैलेस्टीनियंस की, और बोला है कि वर्ल्ड कम्युनिटी को साथ में मिलकर आकर एक्ट करना चाहिए। मगर यहाँ पर बात ये उठती है कि इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच ऐसी क्या कॉन्फ्लिक्ट है जिस वजह से हमको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आइए ब्रीफली समझते हैं इजराइल और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बिल्कुल भी नई बात नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग 100 साल से चली आ रही है। पैलेस्टीन पहले ब्रिटेन की एक मैंडेट यानी कि कॉलोनी हुआ करता था, जहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का रूल था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। यहाँ पर 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन सामने आया था जिसने जूश कम्युनिटी को अपना नेशनल होम देने की बात की थी नियर जेरूसलम। फ्रेंड्स, 1947 में यूएन वोट करता है फॉर द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन, जहाँ पर जूश कम्युनिटी के लिए एक अलग कंट्री और पैलेस्टीनियंस के लिए अलग कंट्री बनाई जाएगी। यह पार्टीशन कहीं ना कहीं सिमिलर है इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन से, वो भी रिलीजन के बेसिस पे हुआ था, ये पार्टीशन भी रिलीजियस बेसिस पर होता है। मगर फ्रेंड्स, इस मैप में हम देख सकते हैं कि जूश स्टेट और अरब स्टेट के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट कितना आसान है। और फ्रेंड्स, जैसे ही 1948 में ब्रिटिश और जल्दबाजी में फलस्तीन को छोड़ के चला जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट अरब वॉर फाइट हुआ बिटवीन इजराइल एंड डिफरेंट अरब कंट्रीज। यहाँ पर बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा और इस इवेंट को बोला जाता है कैटास्ट्रॉफी। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस मैप में किस तरीके से इजराइल ने बाकी अरब कंट्रीज को हराया
और मोस्ट ऑफ द टेरिटरी अपने कंट्रोल में ले ली थी। यहाँ पर जेरूसलम डिवाइड हो गया था बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। ईस्टर्न पार्ट जॉर्डन के पास था और वेस्टर्न पार्ट इजराइल के पास था। मगर लगातार यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलती रहती हैं और 1967 में हमको 6 डे वॉर देखने को मिलता है, जहाँ पर इजराइल फिर जीतता है और भी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इस वॉर के बाद भी समय समय पर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलती रहती हैं बिटवीन इजराइल, पैलेस्टीन और डिफरेंट अरब कंट्रीज। मगर उन सब कॉन्फ्लिक्ट में यही बात सामने आती है कि इजराइल का डोमिनेंस बढ़ता चला जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में करता चला जाता है। यहाँ पर इजराइल क्लेम करता है पूरा जेरूसलम एज अ कैपिटल। अगर बात की जाए पैलेस्टीनियंस किस एरिया में रहते हैं, तो सिर्फ गाजा एरिया और वेस्ट बैंक का कुछ एरिया है जहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं। और यहाँ पर गाजा एरिया में पैलेस्टीनियंस का मिलिटेंट ग्रुप हमास करके है, जो लगातार आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में रहता है इजरायली फोर्सेस से। तो जैसा कि डिसाइड हुआ था 2 अलग कंट्रीज बनेगी, एक पैलेस्टीन और एक इजराइल। ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट नॉन एग्जिस्टेंट है और यहाँ पर इजराइल ही पूरा कंट्रोल कर रहा है पैलेस्टीनियन टेरिटरी को भी और पैलेस्टीनियन पीपल को भी। और धीरे धीरे हम देखते हैं इजराइल ने अच्छे रिलेशंस डेवलप कर ली हैं इजिप्ट से, जॉर्डन से और बाकी अरब कंट्रीज जैसे कि यूएई और बहरीन से भी उसने अब्राहम अकॉर्ड साइन की हैं, जो दिखाता है कि इजराइल की डोमिनेंस यहाँ पर सबने एक्सेप्ट कर ली है इस पूरे एरिया में। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पैलेस्टीनियंस लोगों के साथ हो रहा है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। वो बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं। यहाँ पर यह बात नोट करनी चाहिए कि जो होलोकास्ट फेस किया था जूज ने जर्मनी में और इन्हीं इनह्यूमन कंडीशंस में जूज रहे थे हिटलर के पीरियड में, तो यहाँ पर उस चीज़ को याद करते हुए इजराइल को एक ह्यूमन नेचर दिखाना चाहिए अपना पैलेस्टीनियंस के लिए और उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। और अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखना चाहें क्या रीजंस हैं कॉन्फ्लिक्ट के, तो सबसे पहला रीजन ये सामने आता है कि पैलेस्टीनियंस रिफ्यूजीज का क्या किया जाए, इसको लेके कोई भी क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिछले 20-25 सालों में जूइश सेटलमेंट काफ़ी बढ़ गए हैं वेस्ट बैंक पर, जो कि एक प्रीडोमिनेटली पैलेस्टीनियंस का एरिया हुआ करता था। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं जेरूसलम को लेके क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर पैलेस्टीन और इजराइल दोनों जेरूसलम पर अपना हक जताना चाहते हैं और रिसेंटली हमने देखा था कि इजराइल ने जेरूसलम को अपना कैपिटल बोला था और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी किया था। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही उभर कर सामने आता है, क्या एक पैलेस्टीनियन स्टेट और इजरायली स्टेट साथ साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? यही कुछ कारण है जिस वजह से लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती रहती है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। यहाँ पर हमने देखा कि जेरूसलम एक सेंट्रल पॉइंट बन गया है कॉन्फ्लिक्ट का। तो आइए जानते हैं जेरूसलम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फ्रेंड्स, जेरूसलम 3 रिलीजन्स यानी कि जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये तीनों रिलीजन्स अब्राहमिक ट्रेडिशन के अंदर आते हैं, जहाँ पर इन तीनों रिलीजन्स की इंपॉर्टेंट होली साइट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर अगर जूस की बात की जाए तो उनके लिए सबसे मोस्ट होली प्लेस जो है अर्थ पे वो है द वेस्टर्न वॉल। 2-2.5 हजार साल पहले जूस कम्युनिटी के टेम्पल को गिरा दिया गया था और उस टाइम से लेके अभी तक ये दीवार ही बची है वहाँ पर, इसलिए ये दीवार बहुत इंपॉर्टेंट है जूस कम्युनिटी को। इसको द वेस्टर्न वॉल बोला जाता है। और अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो यहाँ पर द चर्च ऑफ होली सेपल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होली साइट है क्रिश्चियंस के लिए। क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट यहाँ पर क्रूसीफाई भी हुए थे और रिजरेक्शन भी उनका यहीं हुआ था। और अगर बात की जाए इस्लाम की तो यहाँ पर इस्लाम की अल अस्का मॉस्क है, जो कि 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है मुस्लिम्स के लिए आफ्टर मक्का एंड मदीना। फ्रेंड्स, ये बताता है कि जेरूसलम तीनों रिलीजन्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट जगह है। और क्योंकि ये तीनों रिलीजन्स अब्राहमिक ट्रेडिशन के अंदर आते हैं, तो फ्रेंड्स रिसेंटली ही यूएई ने और इजराइल ने मिलकर अब्राहमिक अकॉर्ड साइन की है, जहाँ पर वो इन तीनों रिलीजन्स को यूनिफाई करना चाहते हैं और एक पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम होप कर सकते हैं कि पीसफुल तरीके से ही ये तीनों रिलीजन्स आपस में कोएग्जिस्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये तीनों रिलीजन्स बेसिकली अब्राहम जो प्रॉफिट रह चुके हैं 2.5 हजार साल पहले, उनको मानते हैं, इसलिए इन तीनों रिलीजन्स की रूट्स सेम जगह पर हैं और सेम अब्राहमिक प्रोफेट तक जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अब्राहमिक ट्रेडिशन के बारे में नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।